नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। लेकिन इस आधे घंटे में हम देश भर में जो तमाम अपराध जगत की खबरें हैं उस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम बुलंदशहर से। बुलंदशहर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक छात्र ने स्कूल के अपने ही क्लास के दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। दोनों ही जो मृतक छात्र है और जिसने गोली चलाई है, उस छात्र की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस जांच कर रही है। हमारे साथ इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़ गए हैं। कमाल, क्या कुछ पता चल पाया है कि कैसे प्लानिंग की थी इस छात्र ने? कहां से इसके पास ये पिस्तौल आई? क्या ये लाइसेंसी रिवॉल्वर है अपने पिता की, या फिर ये देसी कट्टा लेकर के आया था? क्या कुछ निकल कर आ रहा है शुरुआती जांच में? नहीं, ऐसा है कि ये इस बच्चे का जिसने गोली मारी है, इसकी भी उम्र 14 साल है और जिस बच्चे की हत्या हुई है उसकी भी उम्र 14 साल है। इन दोनों का क्लासरूम में किसी सीट पे बैठने को लेकर के कल कुछ झगड़ा हो गया था। तो ये लड़का अपने साथी से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि वो अपने घर से 2 असलहे लाया। एक उसके चाचा फौज में हैं जो सरहद से छुट्टी पे घर आए हुए हैं, तो उनकी लाइसेंसी पिस्टल लेकर के आया था, और दूसरा एक देशी तमंचा लोड किया हुआ इसके बैग में से मिला है। तो ये जो फौज की लाइसेंसी असलहा है, उससे इसने अपने साथी छात्र को क्लासरूम में 3 गोली मारी है। एक गोली उसके सिर में लगी है, दूसरी सीने में लगी है, तीसरी पेट में लगी है, और वो बच्चा जो है फौरन ही वहां मर गया। ये 11 बजे की घटना है। तीसरा पीरियड लगने वाला था, 2 पीरियड हो चुका था। तो दूसरे पीरियड के बाद टीचर क्लासरूम से बाहर निकले थे और तीसरे पीरियड के टीचर आने वाले थे, तभी उसने ये किया। 35-40 बच्चे क्लासरूम में थे, वो दहशत में वहां से भागे। ये बच्चा गोली मारने के बाद फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरा और वहां पे फिर हवाई फायर किया, जहां टीचर्स ने इसको पकड़ा है हिम्मत करके। जी कमाल, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कमाल बता रहे थे कि किस तरीके से इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। एक 14 साल के बच्चे ने अपने ही सहपाठी को 3 गोली मारी और वहां पर वो फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, और बड़ी मुश्किल से वहां पर बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा गया है। तो अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि ये बच्चा माइनर है, तो उसी धाराओं में इस पूरे केस को चलाया जाएगा। अब रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई है। इसी साल फरवरी महीने में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की जान गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस पर सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी की थी, लेकिन उसमें एक FIR दर्ज की गई, जो कि UAPA, जो कि आतंकियों पर लगाए जाने वाला कानून है, उसके तहत गिरफ्तारी की गई थी। उसी में ही एक JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की गिरफ्तारी की गई थी। उमर खालिद JNU के छात्र रहे हैं। इन पर पुलिस ने कई जो है आरोप लगाए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आरोप हैं। वो जो पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक वो ये है कि इन्होंने देश विरोधी भाषण दिए जाकर के, दिल्ली दंगों को रचने में इनका पूरी प्लानिंग में हाथ था। ये जगह जगह जाकर के जो कैसे इसको भड़काया जाए, और उस पर पूरी क्राउड फंडिंग कर रहे थे इन्होंने। ताहिर हुसैन, जो कि एक काउंसलर भी रहे हैं, वो भी गिरफ्तार, उनके साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। खालिद सैफी भी इसमें शामिल थे। हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मुकेश सिंह सिंगर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, और क्या कुछ कहा है चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर भी सवाल उठते रहे? जी मुकेश, क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है उमर खालिद के लिए? क्या कैसे इन्होंने क्राउड फंडिंग की, क्या कुछ दस्तावेज लगाए हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस की भूमिका पर तमाम लोग सवाल उठाते रहे हैं। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो कहीं ना कहीं तटस्थ नजर नहीं आती है। ये आरोप भी लगे हैं दिल्ली पुलिस पे। मुकेश,
देखिए बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस है उसने उमर खालिद पर आज चार्जशीट पेश की है। हालांकि जो यूएपीए के तहत चार्जशीट है वो ऑलरेडी स्पेशल सेल पहले कोर्ट में पेश कर चुकी है, लेकिन ये दूसरी चार्जशीट है जो क्राइम ब्रांच ने पेश की है। इस चार्जशीट में ये कहा गया है कि जो दंगों की कॉन्स्पिरेसी है उस कॉन्स्पिरेसी में जो उमर खालिद हैं उनके काफी गहरे तार जुड़े हुए थे। उन्होंने दंगों के पहले जो खालिद सैफी हैं उनके साथ मीटिंग की थी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इस तरह से दंगे भड़काए। तो चार्जशीट करीब 100 पेज की है जिसमें तमाम बातें लिखी हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें राहुल गांधी बनाया था जिसके ऊपर मेंबर रखते हैं। तो पुलिस का आरोप है कि दिल्ली के अलावा बहुत सारी जगहों पर जो उमर खालिद हैं उन्होंने इस तरह की स्पीच दी जिससे कि भड़काऊ भाषण दिए जिससे कि दंगे भड़के हैं। हालांकि पुलिस पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस ने दंगों में केवल एक खास कुछ लोगों को टारगेट किया है, इस तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस जो इस केस में आरोपी हैं उनके खिलाफ लगातार चार्जशीट पेश करती जा रही है और उसी कड़ी में उमर खालिद के खिलाफ ये दूसरी चार्जशीट पेश की गई है। जी मुकेश, इस पूरी कई चार्जशीट में हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप्स का जिक्र किया है। क्या इस चार्जशीट में भी उन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया है? क्योंकि एक दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसके एडमिन राहुल रॉय थे और उसका तमाम जगह जिक्र भी किया गया, सिर्फ इस चार्जशीट में भी नहीं तमाम चार्जशीट में जिक्र किया गया। तो क्या इसमें भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया दिल्ली पुलिस ने? देखिए बिल्कुल, इस चार्जशीट में भी कहा गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप के उमर खालिद मेंबर थे जिसमें खालिद सैफी भी था और भी कई जो इस केस में आरोपी हैं वो भी उसके मेंबर थे। और ये कहा गया है कि उस ग्रुप में इस तरह की भड़काऊ बातें करी गई और इस तरह की प्लानिंग के तहत उसमें कई चीजें पोस्ट की गई जिसके बाद ये दंगे हुए। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैट की डिटेल है उसको भी चार्जशीट में डाला गया है और उस ग्रुप के नाम को भी चार्जशीट में लिखा गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से जो टेक्निकल एविडेंस है उसके बेसिस पर चार्जशीट पेश की है। अब कोर्ट इस चार्जशीट में कब संज्ञान लेता है ये देखना होगा। जी 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 मुकेश, उस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मुकेश बता रहे थे कि तमाम व्हाट्सएप ग्रुप चैट भी दिल्ली पुलिस ने लगाई है, अब कोर्ट इसका जल्द संज्ञान लेने वाला है। अब रुख करते हैं अगली खबर का जो कि हरियाणा से है। हरियाणा के रोहतक जिले में झूठी शान में एक ताऊ ने अपने भतीजी और उसके पति की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी है। इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस ने ताऊ और एक और रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। जो ये लड़की के ताऊ थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि लड़की जो उसके पति हो चुका था उसके साथ मिले और ये लगातार इनकी शादी का विरोध कर रहे थे। इन्होंने पहले पूरी तरीके से एक प्लानिंग की, पहले लड़की और उसके पति को कोर्ट में बुलाया कि हम आपसे बात करके आपकी शादी पर रजामंदी कहेंगे, आप कोर्ट में आ जाइए। और फिर जैसे ये लोग वहां कोर्ट पहुंचे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले में जैसे कि बताया हरियाणा पुलिस ने इनके ताऊ और उनके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। लड़की के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। लड़की अपने ताऊ के साथ ही रोहतक में रह रही थी। हम तो लो मैरिज करने आए थे, उन्होंने बुलाए थे हैं और उन्होंने मेरा चोरा कर मारा, गोली मारे थे। हमने नहीं करा क्या राजू खुशी बुलाए। किसने मारी गोली? वो कौन से गांव से? लड़की के परिवार वालों? का बाबू, लड़की के पिताजी ने? पिता उनकी मारी थी, उनका बाबू। किसको गोली मारी है? मेरा चोरा का मेरा कौन जगह मारे, हम तो लोग गए थे जी। हमें सूचना मिली थी कि भाई दिल्ली बाईपास के पास कोई गोलियां चली हैं। मौके पे पहुंचे हैं, वहां लड़की पूजा की डेड बॉडी गाड़ी के अंदर मिली है और लड़का का इंफॉर्मेशन मिला कि भी वो ब्रॉड डेड पीजीआई में पहुंचा है। तो ये कोई लव अफेयर्स का मैटर है, प्राइमा फेशी, और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी गोली किसने मारी थी? गोली का अभी पता लगा है, लड़की के परिवार वालों ने। हरियाणा के रोहतक जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसमें एक प्रेमी जोड़े को लड़की के चाचा ने ही कत्ल कर दिया। मामला कुछ इस तरह का है कि रोहतक में 23 साल की पूजा, उसका एक लड़के के साथ प्रेम संबंध होता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन पूजा के जो चाचा हैं जो उसकी परवरिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ वर्षों पहले ही पूजा के माँ बाप और उनके भाई का देहांत हो गया था, तो चाचा ने इसकी प्रेम प्रसंग के विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, लेकिन फिर भी
कल उन्होंने लड़का जिससे विवाह होने वाला था, जिसका नाम रोहित है, उसको ये कहकर बुलाया गया कि आप लोग कोर्ट में शादी कर सकते हैं, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। पूजा के चाचा पूजा को लेकर MDU रोहतक यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक जो विश्वविद्यालय है उसके आसपास बाईपास पर रोहित को फ़ोन करते हैं कि तुम भी आ जाओ, हम मुलाकात करेंगे। और जब वहाँ पर रोहित और उसका परिवार पहुँचता है और इधर से पूजा और उसके चाचा पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जाके पूजा के चाचा यानी मुख्य आरोपी जो हैं कुलदीप, वो उन लोगों पर गोली चलाते हैं, जिससे प्रेमी जोड़े की मौत हो जाती है। पूजा और रोहित दोनों की मौके पे मौत हो जाती है और रोहतक PGI में जब उनको लाया जाता है तो वहाँ पे उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया जाता है। इस पूरे मामले में एक और शख्स यानी रोहित के भाई मोहित भी घायल हैं, जो फिलहाल अस्पताल में जिनकी स्थिति स्थिर है। इस पूरे मामले में कल रात में जाकर रोहतक पुलिस की SIT ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पूजा के चाचा कुलदीप सिंह हैं और उनके साथ और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र के बीड़ से एक शर्मिंदा करने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के बीड़ के एक गांव में एक रेप पीड़िता को गांव के लोगों ने गांव से निकाल दिया है। उन्होंने पहले एक पंचायत की, पंचायत करने के बाद उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि रेप पीड़िता का हुक्का पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और उस रेप पीड़िता को गांव से बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि गांव वालों ने इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव पास कर पीड़िता को गांव से बाहर निकाला। और सोचिए कि 21वीं सदी के नए भारत में भी ये तमाम घटनाएं हो रही हैं इस देश में। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हैदराबाद पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक चीनी नागरिक की बड़े नाटकीय ढंग में गिरफ्तारी की है। इस चीनी नागरिक को हैदराबाद पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन लोन ऐप के मामले में यह गिरफ्तारी की है। 4 कंपनियों के लिए ऑनलाइन ऐप चलाता था यह आरोपी। जांच में 20,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। बिटकॉइन की मदद से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। ऐप चलाने वाली कंपनी एग्लो, लूफैंग, नैबलॉब और पिनप्रिंट की बात सामने आई है। इस मामले में कॉल सेंटर चलाने वाले भारतीय नागरिक नागराजू की भी गिरफ्तारी हुई है। केस में एक और चीनी नागरिक की हैदराबाद पुलिस तलाश कर रही है। ये मनी लेंडिंग स्कैम कोविड पीरियड के दौरान एक बहुत बड़ी स्कैम बनकर उभर रही है। कल हैदराबाद के पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट में एक चाइनीज नेशनल को अरेस्ट किया था, जो देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फ्रैंकफर्ट से वो शंघाई जाने की कोशिश करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट से, यही उनका प्लान था। पहले तो उन्होंने कहा कि उनको अंग्रेजी नहीं आती और उनको मनी लेंडिंग ऐप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद उनके लैपटॉप्स की जांच करने के बाद पुलिस को पता चला कि वो 4 फर्म्स ऐसे मैनेज कर रहे हैं और 7 ऐसे कॉल सेंटर मैनेज कर रहे हैं, जो कि गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी अपना काम कर रहे थे। हर एक ऐसे कॉल सेंटर में 500 से 600 ऐसे टेलीकॉलर्स थे, जो लोगों को डराने का, धमकाने का काम कर रहे थे। पुलिस को इस बात का बहुत स्टनिंग लगा कि इस 4 कंपनीज के द्वारा जो कुछ पेमेंट के जो गेटवे जिसको कहा जाता है, पेमेंट गेटवे और बैंक अकाउंट के दौरान 1,40,00,000 ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए, जिसमें कि 21,000 करोड़ रुपए उसमें से फ्लो हुआ। ये पैसा क्या सिर्फ कर्ज देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था या फिर इसमें कुछ और भी मामला है, इस बात की अब जांच चल रही है। और क्या ये पैसा कहाँ से आ रहा था, ये पूरा जो पैसा है क्या देश के बाहर से आ रहा है और या देश के बाहर इसको भिजवाया जा रहा है, इस बात पर भी अब तहकीकात की जा रही है। अब तक 20 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 4 चाइनीज नेशनल भी हैं। एक चाइनीज नेशनल ऐसा था जो पहले ऑनलाइन गेमिंग स्कैम में भी उसको पकड़ा गया था। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी सतर्क किया गया है और
कहा यह जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट के तहत भी एक्शन हो सकती है, क्योंकि वैसे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो सेक्शंस हैं वो भी अब लगाई गई हैं। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जांच एजेंसियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब के मोस्ट वांटेड आतंकी को दुबई से डिपोर्ट करके इंडिया लाया गया है। ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है, इसका नाम सुख बिकरीवाल है। मोस्ट वांटेड आतंकी को दुबई से डिपोर्ट किया गया है। आईएसआई के लिए पंजाब में ये आतंकी टारगेट किलिंग करवा रहा था। पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की हत्या में भी इनका हाथ था। पंजाब के नाभा जेल ब्रेक में भी ये आतंकी था, इसके ये शामिल बताया जा रहा है। तो ये बड़ी सफलता भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ लगी है। ये खालिस्तानी अब भारत आ गया और इससे इस वक्त जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। देश से जुड़ी तमाम दूसरी आपराधिक खबरों की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर पुलिस ने एक सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सट्टेबाजों के पास से ही 2 करोड़ से ज्यादा नकद और 1 किलो चरस भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल पर पैसों की फोटो भेजकर दांव लगाया जाता था। हार जीत की रकम की जानकारी भी व्हाट्सएप पर रुपयों की फोटो भेजकर ही दी जाती थी और व्हाट्सएप पर भेजे रकम भी पहुंचाई जाती थी।